जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है सक्सेस विथ नवीन यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में अपन बात करेंगे जो राजस्थान एलडीसी की अभी अपनी जो वैकेंसी आई है। मैंने आपको पहले सिलेबस पीछे वाले जो वीडियो अपना हुआ था उसमें मैंने पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब इस सिलेबस को अपन किस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पहले थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके फर्दर अपन एक एक चीज़ों को आगे देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ कि भाई सिलेबस को अपन को किस अकॉर्डिंग पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखो, ये जो इंग्लिश का सेक्शन है आपका, इंग्लिश का जो सेक्शन है इसको आपको कम से कम जब पढ़ो इनको 3 पार्ट में डिवाइड करके चलना और तीनों पार्टों को सीक्वेंस से कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको हर चीज़ों को एकदम तरीके से करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे पहले इसमें जो पहला पार्ट रहता है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 75 क्वेश्चंस में जो सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो है आपका ग्रामर का, और जो सेकंड पार्ट है आपका वो रहेगा आपका वोकेबलरी का, और जो थर्ड पार्ट है वो रहेगा आपका कॉम्प्रिहेंशन का। अब जो वेटेज वाले टॉपिक हैं कि भाई सर वेटेज सबसे ज़्यादा किन टॉपिकों का है, तो वेटेज ग्रामर और वोकेबलरी का इक्वल रहेगा। और कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज आता है, पैसेज बहुत आसान है जो कि आप आराम से कर दोगे। और PQRS लास्ट में अपन इनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे जब अपने पास इनफ टाइम रहेगा, सफिशिएंट टाइम रहेगा। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि मेरी जो क्लासों का शेड्यूल रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि मैं कोशिश करूँगा कि डेली की डेली एक क्लास आपकी ग्रामर की मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, और एक मतलब फिक्स टाइम के अंदर, प्रॉपर फिक्स टाइम के अंदर मैं आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर करवा दूँ। आज की जो क्लास है वो एकदम बेसिक है, इसमें अपन बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। कल से अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आज वाली चीज़ों का भी आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इन चीज़ों को कभी भी सही नहीं कर पाओगे। तो एक बार थोड़ा सा इनको भी ध्यान से आपको पढ़ना है। और ग्रामर के बाद में मैं देखता हूँ 1 या 2 दिन में जो दूसरी क्लास है वोकेब की वो भी मैं आपको डालना स्टार्ट कर दूँगा। और मेरा जो वोकेब का पढ़ाने का तरीका है वो बड़ा यूनिक रहेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 20 से 30 मिनट की क्लास जब भी मैं डालूँ, 30 से 40 मिनट की जितनी भी मैं डालूँ और मैं उसमें से 20 to 30 वर्ड्स करवाऊँ तो वो आपके क्लास में ही आपके क्लियर हो जाएंगे। ये भी बात मेरी कन्फर्म है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस आपको ये करना है कि उस क्लास को एक बार देखना और प्रॉपर जैसे जैसे मैं तरीका बताऊं वैसे वैसे उनको फॉलो करते हुए चलना है। इसके अलावा आपको उन चीज़ों को कुछ भी नहीं करना है। आ जाओ भाई, अब आ जाओ। सबसे पहले अपन बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई अपन को किस हिसाब से कैसे कैसे पढ़ना है। देखो भाई, सबसे पहले जो बेसिक पढ़ा जाएगा उसमें मैं देखो कैसे क्या पढ़ा देता हूँ। कुछ चीज़ें आपको सभी को पता है जो एकदम बिल्कुल स्कूल लेवल की है कि जो अपना इंग्लिश है, इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं, जो लेटर्स हैं वो A से लेके Z तक टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें 26 लेटर्स हैं। और मैं इन 26 लेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट बनेगा वो मेरा वोवल बनेगा और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा कॉन्सोनेंट बनेगा। ठीक है, पहला वोवल बनेगा और दूसरा कॉन्सोनेंट। और ये जो वोवल है आपको बस याद रख लेना, कुछ भी बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी ज़्यादा आपको दिमाग में बर्डन नहीं लेना है। A, E, I, O, U मेरे हिसाब से सभी को पता भी होगा इन चीज़ों का। और जो बाकी के जो रिमेनिंग है आपके बाकी के रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपके क्या बन जाएंगे, कॉन्सोनेंट बन जाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को इन चीज़ों का नॉलेज होगा। अच्छा, इसके बाद में देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर मैं इन बेसिक चीज़ों के बाद में आता हूँ तो एक आता है आपका वर्ड क्या होता है। तो ध्यान रखोगे, वर्ड होता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, लिखोगे ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट have a meaningful sense is called word। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि मैंने एक वर्ड लिखा, बहुत आसान से लिख रहा हूँ बॉय। आपको पता है कि बॉय का साउंड प्रॉपर आ रहा है और इसका जो हिंदी है आपको वो भी पता है कि इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, लड़का होता है। लेकिन मैंने इसी के साथ एक दूसरा वर्ड लिखा XZAW
वाई। मैंने कहा कि ये एक वर्ड है क्या, तो आप बोलोगे सर ये वर्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका ना तो कोई प्रॉपर साउंड है, एक तो साउंड भी होना चाहिए, तो ना तो प्रॉपर साउंड है और ना ही इसका मुझे प्रॉपर मीनिंग आता है। तो जब दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं हो तो वो वर्ड की कैटेगरी में आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। अब वर्ड के बाद में जो दूसरा पार्ट रहेगा वो आ जाओ सेंटेंस में। सेंटेंस में, और आपको पता है कि सारी की सारी जो इंग्लिश है वो इस सेंटेंस से शुरू होती है और सेंटेंस पे ही ख़त्म होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ध्यान रखोगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए प्रॉपर स्ट्रक्चर, that have a proper structure and a meaning is called sentence। इतनी बात समझ में आई कि जिसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, और एक तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। अच्छा, इस बात को कैसे समझोगे? अब देखो, सेंटेंस होने के लिए कम से कम हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है कि भाई मेरे पास कौन कौन सी ऐसी थिंग्स हो जिससे मैं एक सेंटेंस बना सकता हूँ। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए आपको कम से कम दो चीज़ें चाहिए, कम से कम दो थिंग्स चाहिए। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी है वो ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान रखोगे, एक तो आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट, एक तो आपके पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए आपके पास वर्ब। मैं आपको पूरी की पूरी बेसिक चीज़ें आज सारी की सारी जानकारी दे दूँगा। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, और दूसरी आपके पास क्या होना चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो ध्यान रखना कि एक तो सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। अच्छा, एक जो तीसरी चीज़ है जो बच्चों को डाउट में रहती है कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या सिस्टम है, क्या ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? तो मेरी बात समझना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सेंटेंस में आपका हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का होना और ना होना प्रॉपरली किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड, वर्ब पे डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा जिस दिन मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊँगा वर्ब। जब अपन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एक सेंटेंस में होने के लिए इन इन चीज़ों का ज़रूरत होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे आपका ये डाउट मैं दूर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा मैंने लिखा, बर्ड्स फ्लाई। तीसरा लिखा, रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। मैंने 3 सेंटेंस लिखे, तीनों सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर देता हूँ कि आपको एक सेंटेंस होने के लिए कम से कम दो चीज़ें चाहिए कि भाई एक तो चाहिए सब्जेक्ट, दूसरी चाहिए आपको वर्ब। ठीक है, और अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये क्रिकेट, जब व्हाट और हुम का रिप्लाई थी, मैं आपको बताऊँगा आगे ऑब्जेक्ट क्या है जब व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले। अच्छा, हुम, देखो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ राम प्लेइंग तो आप बोलोगे क्रिकेट, मतलब ये जो मेरी वर्ब है प्लेइंग ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन बर्ड्स फ्लाई, अब यहाँ पे फ्लाई वर्ब है लेकिन पक्षी उड़ते हैं, प्रॉपर मीनिंग आ रहा है? क्या आगे कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं इधर लिख देता हूँ, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अच्छा, अब आप कहोगे सर इसमें तो ऑब्जेक्ट है। देखो भाई, यहाँ पे ये जो फ्लाई वर्ब है ना, ये यहाँ पे भी इनट्रांजिटिव वर्ब भी है, ये यहाँ पे भी क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसका यहाँ पे इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। ये जो 10 का ये ना, ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी प्रीपोजिशन, जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा कि कोई भी प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद में क्या लेगा? कोई भी प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा। ऐसे ही देखो, ये जो स्कूल है ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद में क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद में कुछ चीज़ें मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से देखना कि मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन आपको ये फिक्स कर लेना है, नोट लगा के लिख लेना है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन
या प्रोनाउन होगा। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। मतलब मेरे कहने की बात ये है कि कोई अगर सेंटेंस है और उसका अगर सब्जेक्ट है, या इसी के साथ ऑब्जेक्ट लगा के ये भी लिख लेना ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन। इन दो के अलावा किसी भी सेंटेंस में कोई दूसरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अच्छा, अब आइए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो भाई, अब मैं एक एक चीज़ों पे चलूँगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट क्या होते हैं, सेंटेंस, नाउन, फ्रेज, उन पे चलूँगा धीरे धीरे, लेकिन मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट, एक होती है आपका वर्ब, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। आप कहोगे सर देखो हम पहली क्लास है, हमारी बेसिक से हमें कुछ नहीं आ रहा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग क्लास को लेके चल रहा हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि अगर किसी को इंग्लिश का ई भी नहीं आता ना, तो वो भी मेरी क्लास से बहुत कुछ सीख के जा सकता है। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट होता है, मैं ये कहूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, राम इज़ राइटिंग ए लेटर। मैंने लिखा राम इज़ राइटिंग ए लेटर। तो जब भी कोई सेंटेंस में काम करने वाला हो, जब भी कोई सेंटेंस में काम को करने वाला हो, तो कहने का मतलब है कि जब भी डूअर हो, डूअर मतलब काम करने वाला, काम करने वाला, वो हमेशा क्या होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे राम अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को बताए या फिर किसी इमोशन को बताएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी वर्ब आपके एक्शन को ही बताएं। जैसे आई लव माई पेरेंट्स, यहाँ पे जो लव है, आई लव माई पेरेंट्स, मैंने लिखा आई लव माई कंट्री, ऐसे लिख देता हूँ। अब मेरे को बताओ, कंट्री से प्रेम करने के लिए कोई हाथ पैर थोड़ी चलाने पड़ रहे हैं, वो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स को भी तो बता सकता है ना, बिल्कुल बता सकता है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो जो काम हुआ है, जो आपका एक्शन हुआ है, उसका जो इफ़ेक्ट है, जिस एक्शन का या जिस इमोशंस का जो इफ़ेक्ट जिस पे पड़ेगा, तो आप हिंदी में या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं रिसीवर, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई नहीं पढ़ाएगा, किसी को भी नहीं पता है इन चीज़ों का, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये जब आपको नहीं पता होती है ना, तब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। जब आप वॉइस करोगे, जब अपन नरेशन करेंगे, वॉइस करेंगे, तब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। जब अपन वर्ब करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत करती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, मैं आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लेना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे सीधा सीधा बता रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 टाइप का होता है, और ये 2 टाइप कौन कौन सी है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाता है, डायरेक्ट के अंदर आपकी सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग आ जाएगी, सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग आ जाएगी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला पेन, बुक, कोई भी सिटी का नाम ले दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी का नाम ले दिया, या कोई भी एनिमल आ गया, या मैंने मानो कि जैसे लिख दिया सी, ही, क्योंकि ये तो नाउन के लिए यूज होते हैं प्रोनाउन, तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस किस में आ जाएंगे, लिविंग में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिखा कि राम मैंने लिखा राम, लिख दूँ, हाँ चलो ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको प्रोनाउन ही, अपन अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, राम की जगह ही लिख देता हूँ, सॉरी। ही गिव्स हर ए
रिंग, ही गिव्स हर ए रिंग। अब आपको पता है कि मेरा ही वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये तो मेरा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। भाई करने वाला कौन है, ये है। अच्छा, गिव्स मेरी क्या बन गई, मेरी वर्ब बन गई। ठीक है, अब मेरे पास दो बने, एक तो हर और एक रिंग। अब देखो डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट तो ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। देखो, अगर वोट और होम, इन्हीं का दो से अपन क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। अगर वोट का रिप्लाई मिल जाए, जैसे मैंने कहूँ कि वोट मतलब क्या, तो यहाँ ये किसका रिप्लाई देगा, कोई भी चीज़ का, और होम का मतलब कौन, ये पर्सन का, तो ये थिंग का रिप्लाई देगा। तो मतलब इससे बनेगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वोट का मतलब देखो, ही गिव्स हर ए रिंग, उसने उसको एक रिंग दी। अच्छा, क्या दी, रिंग दी, मतलब ये जो रिंग है ये अब आप का यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया, आप कहोगे सर ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे जो ये हर है, किसको दी, होम किसको दी, हर किसी लड़की को दी, तो यहाँ पे ये आपका कौन सा बन गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। तो आई होप आपको ये भी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो ये मैंने आपको रूल्स बताए हैं, इनमें आप किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ अपने रूल्स पे, जहाँ पे अपन एक एक चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेसिक से, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ें पढ़ा के क्लियर करवा दूँगा। आ जाओ भाई, देखो अब यहाँ पे अपन एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, जिससे आपको एक बार देखना है, आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे इसका PDF भी डाल दूँगा। ये देखो, आ जाओ भाई, सॉरी भाई थोड़ा सा मैनेज करना। आ जाओ, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। यदि हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आगे के चैप्टर जैसे टेंस हो गए, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, इनको अपन बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि जब अपन इन चीज़ों को आप ढंग से कर लोगे, जब अपन इन चीज़ों को बड़े प्यार से कर लेंगे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आगे इन चीज़ों में आपकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी सेंटेंस में देखो 8 तरीके की ये चीज़ें होती है जो आपको बड़ी समझनी जरूरी है, और ये समझ पाओगे तो आप आराम से चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। नहीं तो फिर आगे अपने यही दिक्कत रहेगी कि सर मतलब कैसे इन चीज़ों को अपन आगे करें। देखो, ट्रेडिशनल इंग्लिश में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और ये होते हैं कौन कौन से, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने कोई भी वर्ड लिखा, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, राम इज प्लेइंग क्रिकेट में अब जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझना। इस एक वर्ड का अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो जो इन एक एक वर्डों की जो डिटेल्स रहेगी, इन एक एक वर्डों की जो डिटेल्स रहेगी ना, अपन को उन चीज़ों पे फोकस करना है मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। हाँ, अब देखना, जो एक एक चीज़ें हैं, जो मैं एक एक चीज़ों की बातें कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ढंग से समझना है, आराम से इन चीज़ों को कर लोगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है आपका, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है। सबसे पहले तो क्या क्या आ गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और ये वर्ब आ गया। इसके बाद में देखो एडवर्ब आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, कंजक्शन आ गया और इंटरजेक्शन। वैसे तो इन टॉपिकों को अपन डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहाँ समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहो। देखो, नाउन क्या होता है, नाउन होता है आपका किसी भी व्यक्ति, स्थान, जैसे कोई भी पैलेस है, कोई भी पर्सन, मैं थोड़ा सा हिंदी में लेके आया हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। कोई भी पैलेस है, कोई भी थिंग है, ठीक है, क्रिया या गुण के नाम को, या एक्शन, कई बार एक्शन को भी बोल देते हैं, इसको आगे बताऊंगा जब अपन नाउन डिटेल से पढ़ेंगे तब। या कोई भी गुण है किसी के बारे में बताना, उनको अपन क्या कह देते हैं, नाउन। जैसे अमन प्लेज क्रिकेट। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपको एक बार ये बताना है कि इसमें से नाउन कौन कौन से हैं, इसमें से आपके नाउन कौन कौन से हैं। तो भाई एक बार देखना, अमन प्लेज क्रिकेट। अब मेरे को यहाँ पे या इतना ध्यान रखना, नाउन एक बार आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का अगर फिक्स नेम हो ना, किसी भी चीज़ का अगर फिक्स नेम हो तो उसको नाउन कर देना। जैसे यहाँ पे अमन किसी का नाम है तो अमन नाउन हो जाएगा, क्रिकेट किसी गेम्स का नाम है तो ये नाउन हो जाएगा। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है कि भाई ऐसे वर्ड्स, मैं देखो डिटेल में पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन आज बस छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसे वर्ड नाउन को जो रिप्लेस कर दे, जो
नाउन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। मेरा कहने का मतलब जो नाउन की जगह आ जाए। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आप ये सोचो कि मैंने बोला कि राम इज़ ए गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, फिर मैंने अगेन लिखा राम गोज़ टू स्कूल। ऐसे मैंने एक सेंटेंस लिखा जिसमें मुझे बार बार राम का यूज करना है। तो जब मैंने पहली बार इसका नाम लिख दिया तो दूसरी बार, अब ये मानो, ये तो चलो छोटा सा नाम है, मानो किसी का नाम हो बंकिम दास चटर्जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इतना बार बार वर्ड्स को रिपीटेशन करने के लिए वो पूरा सेंटेंस का जो मीनिंग है और जो रेडुडेंसी है वो बढ़ जाती है सेंटेंस में। तो नाउन की जो बार बार जो नाउन है उसकी जो एक्सेसिवनेस होती है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है कि इस नाउन को रिप्लेस करना होता है, और नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड को अपन क्या बोल देंगे, प्रोनाउन बोल देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जो इन नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करें। डिफाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला राम इज़ ए बॉय, मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ ए गुड बॉय। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, राम इज़ ए बॉय ये तो ठीक है, लेकिन अब मैंने बता राम के बारे में बता, राम एक लड़का है, ठीक है, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो ये गुड बॉय। अब लड़का कैसा है, अच्छा, बैड, गुड, तो ये जो वर्ड है ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मैं एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि एडजेक्टिव से आपके एक टॉपिक है, आपको पता है तो डिग्री है ना, डिग्री टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री का भी टॉपिक बनता है, वो भी पढ़ेंगे अपन, जिसमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो एक बार आपको इतना ही ध्यान रखना, और इसी में एक टॉपिक बन जाता है। वैसे मॉडर्न इंग्लिश आपकी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 माना गया है भाई, और वो जो 9th नंबर का माना गया है ना, वो डिटरमिनर्स को माना गया है, डिटरमिनर्स, जिसमें आपके आर्टिकल आ जाते हैं ए एंड द, और जो कुछ आर्टिकल है जैसे अपन पढ़ेंगे सम, एनी, मैनी, मच, इनके बारे में है ना, तो वो भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, मैनी, मच, तो वो डिटरमिनर 9th कैटेगरी है जो अपन जब पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। आ जाओ भाई, एडजेक्टिव के बाद में मैंने बताया ना वर्ब। वर्ब क्या होती है, जो किसी भी एक्शन को बताए। अब आप कहोगे सर हर बार एक्शन ही बताएगी क्या, नहीं भाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही एक्शन को बताए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आई लव माई कंट्री। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये सही है या ये सही है, आई लव्स माई कंट्री? ये भी मैं जब आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो और डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी देख लेना। ये देखो, अब मेरे को ये बताओ, आप किसी अपनी कंट्री से प्रेम कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो इसमें क्या आपको कोई एक्शन थोड़ी करना पड़ रहा है? नहीं, तो ज़रूरी नहीं है हर बार एक्शन को ही बताए। जैसे इसी प्रकार मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम ए बॉय, क्या इसमें मेरी स्टेट नहीं बता रहा? तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार एक्शन को ही बताए। तो जब किसी एक्शन की बात हो, या किसी स्टेट को बताए, या किसी इमोशन को बताए, किसी इमोशंस या फीलिंग को बताए, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी वर्ब हो जाएगी। जैसे ही रन्स फास्ट। अच्छा ये गलत होता है, क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा। देखो आई आपका वैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर ये सिंपल जो वर्ब होती है, ये वर्ब हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। आज बस आपको देखना कि अपन को पढ़ना क्या क्या आगे। एडवर्ब आपके वैसे सिलेबस में शायद है कि मैंने एक बार कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन एडवर्ब भी पढ़ा दूंगा। वर्ब जैसे एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है आपका जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे, जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे। लेकिन एडवर्ब होता है जो किसी वर्ब को डिफाइन करे, या किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करे, ये किसी प्रीपोजिशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रीपोजिशन को भी डिफाइन कर सकते हैं या उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे सी स्पीक्स, अब यहाँ पे स्पीक्स वर्ब हो गई। अब वर्ब कैसी है, देखो पोलाइटली, कि भाई किस ढंग से बोलती है, वो बड़ी ही पोलाइटली बोलती है, विनम्रता से बोलती है। तो जब मैनर, ये मैनर को बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम सारी पढ़ेंगे जब अपन एडवर्ब पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक होती है कि जब लास्ट में एल वाई आ जाता है, जब लास्ट में एल वाई आ जाता है तो वो आपकी क्या बन जाती है, एडवर्ब। लेकिन ज़रूरी नहीं, ये भी मतलब इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, वो एक्सेप्शन भी मैं अपन जब पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे। आ जाओ भाई,
प्रीपोजिशन क्या होता है? देखो, प्रीपोजिशन होता है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को ऐड करते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ। जैसे मैंने बोला द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब ये पोजीशन का मतलब क्या हुआ वो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखना, ये जो स्टूडेंट्स हैं और ये जो गार्डन नाउन है, इनकी पोजीशन कौन से वर्ड, कहाँ खेल रहे हैं, अब अंदर खेल रहे हैं कि बाहर खेल रहे हैं। तो इन जो स्टूडेंट्स की जो पोजीशन है ये कौन से वर्ड से डिफाइन हो रही है कि वो अंदर खेल रहे हैं, तो इन वर्ड से डिफाइन हो रही है कि जो बच्चे हैं वो अंदर खेल रहे हैं। तो जब किसी नाउन की पोजीशन को डिफाइन करनी होती है, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब बुक कहाँ पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताए दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, उन वर्ड्स को अपन क्या बोल देंगे, प्रीपोजिशंस बोल देंगे। आ जाओ भाई, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड आपका है कंजक्शन। देखो नाम से ही पता पड़ रहा है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है ऐड करना। कंजक्शन का मतलब क्या हो गया, ऐड करना। और ऐड करने का मतलब क्या हो गया, अब देखो ऐड या तो कोई दो वर्ड ऐड हो सकते हैं, या फिर कोई दो फ्रेज ऐड हो सकती है। अब ये फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है, ये भी मैं आगे बताऊंगा आज ही। और या फिर दो क्लोज ऐड हो सकती है, या फिर कोई दो सेंटेंस ऐड हो सकते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड। अब देखो ही वर्कड हार्ड, इस हार्ड और पास्ट को जो ऐड किया है, ठीक है, इस सेंटेंस को, इस वर्ड को ऐड करने का काम किसने किया है, एंड ने किया है। और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जो आपके फैन बॉयज़ के नाम से पढ़े जाते हैं। मैं एक एक पढ़ाऊंगा आपको, जैसे फॉर हो गया, एंड हो गया, नोर हो गया, बट हो गया, और हो गया, येट हो गया, सो हो गया। इसके अलावा कोरिलेटिव कंजक्शन भी होती हैं, जैसे आइदर का पेयर और के साथ बनता है, नाइदर का पेयर नोर के साथ बनता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे लिस्ट सूड अपन सारे के सारे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लास्ट इंटरजेक्शन बता है 8th नंबर का, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। देखो इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो इमोशंस को बताए। जैसे ये चिंटू है, ठीक है, और चिंटू भैया पानीपुरी वाले भैया के पास पानीपुरी खाने गया, तो भैया ने पहले ही जो पानीपुरी दी उसमें मिर्ची ज़्यादा डाल दी, और जैसे ही मिर्ची डाली, मानो कि चिंटू नहीं चिंटी है ये, ठीक है, तो मानो कि जैसे इसने ये जो गोलगप्पा खाया, मिर्ची ज़्यादा होने के कारण इसकी जो पहला रिएक्शन रहेगा आउच, ठीक है, आपके लग जाती है। या आप कोई चीज़ें देख ले तो बोलते हो ना ओ माई गॉड, कोई बहुत ही शानदार अमेजिंग चीज़ देख ले तो आप बोलते हो ना वाव। तो ऐसे वर्ड्स जो इमोशंस को बताएं, जैसे वाव हो गया, आउच हो गया, ओ माई गॉड हो गया, ऐसे ही एलास जो सैडनेस को बताते हैं। तो ये जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो भावना फीलिंग्स को बताते हैं, या इनको कई बार ऐसे भी पढ़ा जाता है कि ये सडन फीलिंग्स को बताते हैं। सडन फीलिंग्स को बताते हैं, जो सडन फीलिंग्स हो गई उनको कौन बताएगा, आपका ये वर्ड्स बताएंगे। इंटरजेक्शन के बाद में देखो एलिमेंट, एक चैप्टर अपना अभी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट मैं बता देता हूँ। देखो कोई भी सेंटेंस है, वैसे मैं सेंटेंस में आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन एक चीज़ देख लेना, एलिमेंट दो तरीके के हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। देखो पहला सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर को छोड़ो एक बार, इनको मैं बाद में देखता हूँ। लेकिन पहली जो एलिमेंट मेन चीज़ें होती है सेंटेंस के एलिमेंट में, दो ही आती हैं। पहला तो आता है सब्जेक्ट, और जो दूसरा आता है वो आता है प्रेडिकेट। अब याद ऐसे रख लेना आप, तो सीधा सीधा मैंने लिखा राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब इस राम को छोड़ के, मतलब मेरा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको छोड़ के सेंटेंस का जितना भी पार्ट रहेगा वो प्रेडिकेट रहेगा। तो आप तो एक ऐसी चीज़ लिख लेना नोट लगा के कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी पार्ट रहेगा, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेडिकेट रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई, समझ गए। ऑब्जेक्ट में बता चुका हूँ, रिसीवर है जिस पर एक्शन का इफेक्ट पड़े। जैसे राम रीड्स ए बुक, क्या पढ़ रहा है, इफेक्ट किस चीज़ का पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है, सी सब्जेक्ट हुआ है, रीड्स मेरी वर्ब होगी। कॉम्प्लीमेंट, अच्छा दो चीज़ें होती है, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है मॉडिफायर। इन चीज़ों को भी समझना, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर क्या होता है। देखो देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरा करना है ना, कंप्लीट करना। मैंने बोला आई एम, अब मैंने बोला आई एम, अब आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट रहा,
ये वर्ब रही। आपने तो बोला किसी सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट वर्ब बन जाएंगे वो उस सेंटेंस में वो सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। इसका क्या नहीं है? मीनिंग नहीं है। और जब किसी सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं बन पाता है तो जो आपकी बी की वर्ब है, ये बी की वर्ब, इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इनको अपन क्या बोल देंगे? लिंकिंग वर्ब। इन बी की वर्ब के बाद में जो वर्ड आते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करते हैं, जो कि सेंटेंस को पूरा करने का मतलब कंप्लीट करने में मदद करते हैं, उन वर्ड्स को अपन कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि रवि इज़, मैं इसको हटा दूँ कि भाई रवि इज़, यहाँ पे क्या है रवि, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है। मैंने बोला आई एम, कुछ नहीं है, मुझे पता ही नहीं इसका मीनिंग क्या है कि भाई आदमी है, टीचर है, डॉक्टर है, क्या नहीं है। लेकिन जब लिंकिंग वर्ब के बाद में आपको पता है कि जो वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आते हैं तो उन्हें अपन क्या बोल देंगे? उन्हीं को अपन कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे, जो सेंटेंस का मीनिंग पूरा करता है। पहली बात तो ये, और ये ध्यान रखना ये लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। जब मैं वर्ब एडवांस टॉपिक पढ़ाऊंगा तब सारी चीज़ें इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मॉडिफायर क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर वर्ड को डिस्क्राइब करता है। जैसे द टाल बॉय वॉन द रेस, कि जो लंबा लड़का है वो रेस जीत गया। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लड़का कैसा? लंबा। रेस किसने जीती है? उसने जीती है, जो लंबा लड़का है। तो द टाल बॉय वॉन द रेस। तो जब किसी पर्टिकुलर वर्ड को डिस्क्राइब करें कि भाई कैसा लड़का, जो लंबा लड़का है उसने रेस जीती थी, तो वो मॉडिफायर हो जाएगा। मॉडिफायर कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ध्यान में रखना। अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला ही टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये सेंटेंस के टाइप 4 नहीं 5 करना आप एक बार, मैं 5 पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और एक 5वां सेंटेंस लिखना ऑप्टेटिव। एक एक को अपन डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में स्ट्रक्चर के बेस पे होते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये मतलब सिंपल होते हैं। कंपाउंड जो 2 वर्ड से होती हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स में भी एक से ज़्यादा, सॉरी भाई, हाँ, इनमें एक से ज़्यादा क्लोजेज हो जाती है। जैसे आगे लिखा हुआ भी होगा मेरे हिसाब से, चलो कोई बात नहीं। अब देखो फ्रेज, लास्ट अपना पॉइंट है फ्रेज और क्लोजेज का। देखो मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। फ्रेज और क्लोज में डिफरेंस क्या है? देखो भाई, सिंपल सी बात ध्यान रखना। सबसे पहले तो जो कंबाइंड चीज़ें हैं, ये दोनों आपकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं। दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं? आपकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। इतनी बात आपको माइंड में फिक्स कर लेनी है कि फ्रेज और क्लोज दोनों ही आपकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं। अच्छा सर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं तो फिर मतलब मीनिंग में कैसे पता चलेगा? तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिसके पास अपना सब्जेक्ट हो, जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब हो, मीनिंग तो दोनों का ही होता है, और प्रॉपर मीनिंग हो, लेकिन साथ में कंडीशन क्या रख दी कि जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो वो क्लोज हो जाएगी, है ना। और जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता वो फ्रेज हो जाती है। और दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं। जैसे देखो, फ्रेज वर्ड्स का समूह है जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, मतलब जिसमें अपना सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, लेकिन इसमें आपका कॉम्बिनेशन नहीं होता है, मतलब इनमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। जैसे ये होती कौन सी? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। जब मैं फ्रेज और क्लोज पढ़ाऊंगा तो डिटेल से पढ़ेंगे। नाउन फ्रेज देखना, द लिटिल बॉय इज़ प्लेइंग। अब यहाँ पे ये जो सारे का सारा है, द लिटिल बॉय इज़, तो वर्ब से पहले नाउन आता है, तो ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा पार्ट है ये नाउन फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज, विथ लॉन्ग हेयर, लंबे बालों के साथ, दोनों वर्ड क्या हो गए? एडजेक्टिव फ्रेज। तो मतलब फ्रेज होती है, इतना ध्यान रखना आप, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं जिसके पास ना तो अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही अपनी वर्ब होती है। बस सिंपल सी बात ये ध्यान रखोगे, ठीक है। जिसके पास ना तो अपना सब्जेक्ट होता है ना ही अपना वर्ब होता है। अच्छा, क्लोज क्या होता है? क्लोज के पास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब दोनों है। इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। और ये 2 क्लोजेस देखो जब अपन नरेशन पढ़ते हैं ना वहाँ पे काम आती है, आपको पता है। जब अपन नरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ काम आएगी। जब अपन टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद में जस्ट अगला टॉपिक रहेगा कंडीशनल सेंटेंस, तो वहाँ भी काम आता है, ठीक है। और जब अपन कंजक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी काम आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज होगा। तो इसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ये भी ग्रुप वर्ड ही होता है। देखो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में डिफरेंस क्या है? देखो मेन क्लोज होता है जो बिना किसी कनेक्टर के आए, जो बिना किसी कनेक्टर के आए। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है ना, वो होता है जो किसी कंजक्शन से जुड़ जाए या जो किसी कनेक्टर वर्ड से डिपेंडेंट रहे। जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि
इफ़, चलो मैं कंडीशनल सेंटेंस का लिख रहा हूँ, फिर भी समझ जाना। इफ़ आई वर ए किंग, आई वुड हेल्प देम। अब देखो दो क्लोज है इसमें, सॉरी यार पूरा ही गया क्या, चलो दोबारा से लिख देता हूँ। मैंने लिखा इफ़, चलो ऐसे लिख देता हूँ, इफ़ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। समझने की कोशिश करना कि एक क्लोज इसमें ये है यहाँ से यहाँ तक, और जो दूसरी क्लोज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन ये देखो इफ़ से जुड़ गई, किसी कनेक्टर से जुड़ गई, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, और जो बिना किसी कनेक्टर के आएगी वो क्या हो जाएगी, मेन क्लोज हो जाएगी। और फ्रेज और क्लोज में डिफरेंस आपको पता ही है क्या है। देखो ये भी नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना, जब अपन नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि जब नाउन की तरह फंक्शन करेगा तो वो नाउन क्लोज बन जाएगी, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो एडजेक्टिव बन जाएगी, और एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो एडवर्ब क्लोज बन जाएगी। लेकिन आपको जो अभी मैं चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो फ्रेज है, अब मैं जब भी आगे फ्रेज वर्ड बोलूँगा तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है और अपनी वर्ब नहीं है। अच्छा, इसके बाद में क्लोज। क्लोज क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी है, जिसके पास अपनी वर्ब भी है, और ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। तो ये दोनों चीज़ें आप जब समझ जाओगे तो ये चैप्टर बहुत आसान बन जाएगा। तो भाई ये तो रही आपकी बेसिक चीज़ें जो आज की थी। हाँ, इसमें आज अपनी जो भी सारी चीज़ें थी, जैसे मैंने आज देखो ये बेसिक मेरे हिसाब से पूरा मेरी तरफ से कंप्लीट है। बेसिक ऑफ इंग्लिश में अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी है, ज़्यादा नहीं है, पहली क्लास थी तो मैं ज़्यादा लंबी लेना भी नहीं चाहता था। मेरे हिसाब से अपन ने 30 मिनट्स पढ़ा है। शुरू के 5-6 मिनट तो अपन ने डिस्कशन किया था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में। देखो आज जो चीज़ें पढ़ी है, जैसे मैंने एलिमेंट ऑफ सेंटेंस पढ़ाए हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है कि मतलब इन चीज़ों को ऐसे बोलते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इन चीज़ों को एक बार रीड कर लेना प्रॉपरली, और जो मैंने चीज़ें शुरू में पढ़ाए थे उनको एक बार उनका नोट्स बना लेना। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट के टाइप क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, इसी के साथ फ्रेज़ क्या होती है, क्लोज क्या होती है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो मेन चीज़ें मैंने बताई है ना, सिर्फ आप तो उतनी नोट कर लेना। इसके बाद में आपको जो आगे का जो अपन टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस, आपके सेंटेंस है तो कल अपन सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले अपन टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, सिर्फ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर वाले अपन बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो पढ़ेंगे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके फर्दर अपन आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो वोकेबलरी की क्लास है, वो एक बार मैं स्टार्ट देखता हूँ कब से कर पाऊँगा, लेकिन 40 से 45 मिनट की जो क्लास रहेगी वो इनफ रहेगी आपकी LDC की एग्ज़ाम के लिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक सिंगल वर्ड भी इससे बाहर नहीं जाएगा, जिसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा, सिनोनिम्स करवा दूँगा। चलो इसको इधर ही लिख देता हूँ, एक सेकंड इधर लिख लेते हैं। सारे साइनो करेंगे, सारे एंडो करेंगे, और ये दोनों कंबाइंड करेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि ये साइनो अलग, और विथ ट्रिक पढ़ाऊँगा। पहली क्लास में आप फैन हो जाओगे कि सर हाँ सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही है। सारे के सारे वन वर्ड्स पढ़ेंगे। इडियम फ्रेज नहीं दी हुई है सिलेबस में, फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 इडियम फ्रेज रहेगी वो एक बार देख लेंगे। इसके बाद में जो मेन चीज़ें रहेगी वो रहेगा कन्फ्यूजिंग पेयर, जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है साइट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइट। इस साइट का मतलब कोई चीज़ उल्लेखित करना, एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, ऐसे ही इस साइट का मतलब होता है जो विज़न है, इसका है जो विज़न है, ये जो काम जो निर्माण होता है, जैसे किसी के पापा ठेकेदार होते हैं, मैं साइट पे जा रहा हूँ ना, तो ये वो साइट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही बहुत से वर्ड होते हैं कन्फ्यूजिंग पेयर में, जैसे कई वर्ड आ जाते हैं, जैसे देखो मैं अभी बता देता हूँ,
एडवाइस, इसी के साथ अभी आया था अडेप्ट, अडोप्ट, अडाप्ट। क्या क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ सी आ गया तो अब ये नाउन की तरह फंक्शन करेगा, यहाँ एस आ गया तो ये वर्ब बन गई। इस अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, किसी को एक्सेप्ट करना, है ना, और इस अडाप्ट का मतलब होता है एडजस्ट कर लेना। तो ये जो सेम मीनिंग है, एक्सेप्ट करना। तो ऐसे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसका हिंदी भी पूछा हुआ है। इसका हिंदी होता है निपुण होना, ठीक है, कोई चीज़ में कौशल प्राप्त होना, कोई मतलब स्पेसिफाई चीज़ होती है जिसमें एक्सपर्ट होना, ठीक है, एड्रोइट होना, अडोप्ट होना, अडाप्ट होना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है हर एक चीज़ को डिटेल के साथ कवर करने की, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला जो क्लास रहेगा वो रहेगा अपना सेंटेंस का। थैंक यू भाई। और एक बार जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर लिंक कर देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आगे क्लास से कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।